अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1396 से 1400। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1396। एज योर क्लाउड पर लौटना। यू चेन ने कैंग यू की ओर देखने से पहले एक और जेड बोतल निकाली। अब तुम्हारी बारी है, यू एड। कैंग यू ने यून चे के हाथ में पकड़ी हुई जेड बोतल को घूरते हुए कहा। उसने तुरंत कुछ अनुमान लगाया और कहा, क्या ये वही आध्यात्मिक अमृत है जो आपने जिना पर इस्तेमाल किया था? एमेन। यून चे ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास जिना की तरह दिव्य मार्ग की ताकत होगी। इसका मतलब है कि इस विमान में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कैंग यू के होंठ मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाने से पहले थोड़े खुले। जब तक आप और मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मुझे किसी गहरी ताकत की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि ये दिव्य वस्तु बेहद कीमती है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसे मुझ पर बर्बाद करना चाहिए। यू चे को पता था कि वह इस तरह से जवाब देगी। मुझे पता है कि आपको गहन मार्ग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं, गहन ऊर्जा में वृद्धि दिव्य मार्ग तक पहुंचने का एकमात्र लाभ नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे व्यक्ति का जीवन काल लगभग 10,000 वर्ष या उससे भी अधिक हो जाता है। उसने अपने चेहरे पर आशंकित भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हें आने वाले 10,000 वर्षों तक मेरे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है, क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो लिंगशी और अन्य लोगों पर नजर डालने से पहले कैंग यू की निगाहें कांप गईं। जिनेर और यूएर के हिस्से अकेले नहीं हैं जिन्हें मैंने तैयार किया है। यून चे ने अपने हाथ में एक और जेड बोतल बनाई। ये लिंगजी का है, ये यूचेन का है, यह जुएर है, ये लिंगर का है, ये कयई का है और यह जियानर का है। यून चे की अंतिम टिप्पणी से फैंग जियाने पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर वह एक छोटा सा कदम पीछे हटी और घबराते हुए हकलाते हुए बोली, मेरे पास भी एक है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बस एक। ये बहुत कीमती है। आप संभवतः इसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति पर बर्बाद नहीं कर सकते। यून चे ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो। मुझे पता है कि ये वस्तुएं इस दुनिया में स्वर्ग को मात देने वाली हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है जिसे आप ईश्वर के दायरे में कहीं भी पा सकते हैं। उस समय मैं इसे हर रोज पीता था जैसे कि मैं पानी पी रहा था, और मेरे पास अभी भी यह काफी मात्रा में है, इसलिए आपको बिल्कुल भी खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मैं इसे तुम पर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो यह वास्तव में बर्बादी होगी। जियान र। वह लिंग बी फैंग जियान र ने बात करना बंद कर दिया और अपना सिर वैसे ही झुका लिया। वह पहले से भी अधिक तनावग्रस्त लग रही थी। जब कैंग यू ने उसका आश्वासन सुना तो उसकी झिझक तुरंत गायब हो गई। वह खुशी से मुस्कुराए और बोली, बहुत अच्छा। बेशक, मैं खुशी खुशी अनंत काल तक आपके साथ रहूंगी, पति। हालांकि यून चे ने अभी भी अपनी 30% से अधिक ताकत हासिल नहीं की थी, लेकिन सहायता के रूप में हल्की गहन ऊर्जा का उपयोग करना वास्तव में उसके लिए बोझ नहीं था। उसके बाद उन्होंने कैंग यू को जीवन का दिव्य जल और ड्रैगन डॉन जेड नेक्टर पीने में मदद की। फिर चू यू चेन, फिर जियो लिंगशी, फैंग जुएर, सू लिंग एर, लिटिल डेमन एम्प्रेस और अंत में फैंग जियाने। हर किसी की गहन शक्ति एक ही बार में दिव्य मूल क्षेत्र तक बढ़ गई थी। जहां तक फैंग जुएर का सवाल है, वह पहले से ही एक दैवीय मार्ग की गहन अभ्यासी थी, इसलिए न केवल वह दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी, बल्कि वह दैवीय आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने से एक बाल दूर थी। विमानों के बीच अंतर का सर्वोत्तम वर्णन कैसे करें? ब्लू पोल स्टार के इतिहास में दैवीय मार्ग की शक्ति रखने वाला पहला व्यक्ति निस्संदेह जुआनयुआन वेंटियन था। इस प्रयोजन के लिए उसने सही समय आने तक खेती करने, षड्यंत्र रचने और छिपने में असंख्य वर्ष बिताए थे। वह इस हद तक आगे बढ़ गया था कि उसने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया, अपनी आत्मा को विकृत कर लिया और अंततः दिव्य मार्ग को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन काल को छोटा कर लिया।
और फिर भी वह केवल आधा कदम वाला दिव्य मार्ग का गहरा अभ्यासी बनने में सक्षम था। लेकिन युन चे ने एक ही शाम में ईश्वर क्षेत्र से प्राप्त कुछ आध्यात्मिक अमृतों का उपयोग करके 7 दिव्य मार्ग के गहन अभ्यासकर्ताओं को तैयार करने में कामयाबी हासिल की थी, और वे सभी पूर्ण दिव्य मार्ग के गहन अभ्यासकर्ता थे। यदि जुवानयुवान वेंटियन आज भी जीवित होता तो वह अत्यधिक क्रोध के कारण दम घुटने से मर गया होता। जुवानयुवान वेंटियन को भूल जाए, यहाँ तक कि देव क्षेत्र के राजा क्षेत्र के निवासियों को भी अपने शरीर के सारे खून की उल्टी हो गई होती अगर उन्हें पता चलता कि यू चे ने दिव्य जीवन जल और ड्रैगन डॉन जेड नेक्टर की 8 बूंदें 8 निचले क्षेत्र पर खर्च की थी। नश्वर ड्रैगन गॉड दायरे विशेष रूप से चाहेंगे कि वे उसे जीवित खा सके। यू चे ने जीवन के दिव्य जल और ड्रैगन डॉन जेड अमृत के बारे में ऐसे बात की थी जैसे कि वे भगवान के दायरे में बेकार थे, इसलिए लड़कियों को ये पता नहीं था कि जो तरल पदार्थ उन्होंने अभी अभी पिया था वह वास्तव में भगवान में भी दिव्य वस्तुओं की दिव्य वस्तुएं थी। क्षेत्र ये कुछ ऐसा था जिसे पाने का सपना देव सम्राटों के पुत्रों और पौत्रों ने भी देखा था। यहाँ 9 और लोग हैं। यू चे ने दिव्य जीवन जल से भरी सभी जेड बोतलें निकाली और ध्यान से गणना करना शुरू कर दिया। 1 पिता के लिए, 1 माँ के लिए, 2 मेरे दोनों दादाओं के लिए, 1 युवानबा के लिए, और चलो नहीं जमे हुए बादल एसगार्ड के बारे में भूल जाओ। मास्टर हे लिंग ने अचानक अपने मन में कमजोर स्वर में कहा, ये सच है कि हमारे पास अभी भी बहुत सारा ड्रैगन डॉन जेड अमृत है, लेकिन ये 9 बूंदें वस्तुतः पूरी दुनिया में जीवन के अंतिम 9 दिव्य जल हैं। क्या आप वाकई इसका उपयोग किसी और पर करना चाहते हैं? आखिरी 9 बूंदें, आप कहते हैं? युन चे को अचानक पकड़ लिया गया। मास्टर शेनशी को जीवन के दिव्य जल की एक बूंद बनाने में औसतन 300 साल का समय लगता है, इसलिए उन्होंने जो 17 बूंदें मुझे दी वह सब कुछ था जो उनके पास था। साथ ही किसी की साधना में बड़े पैमाने पर सुधार करना ही दिव्य जीवन जल का एकमात्र लाभ नहीं है, ये किसी व्यक्ति के घावों को तेजी से ठीक कर सकता है और चुटकी में उनके जीवन को भी बचा सकता है। यदि कोई स्थिति आती है तो आप अपने लिए कुछ बचत क्यों नहीं कर लेते, गुरु? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने जवाब देने से पहले बहुत देर तक सोचा, मेरे स्तर पर जीवन का दिव्य जल वास्तव में अब मुझ पर उतना प्रभावी नहीं है। हालांकि अगर मैं उन पर इसका उपयोग करूं तो मुझे बेहतर महसूस होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके बाद हे लिंग के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच यू चे अपने दिमाग में शेनशी की असंभव सुंदर आकृति की कल्पना करते हुए अनजाने में अपनी ठुड्डी पर हाथ रख रहा था, ये सोचने के लिए कि वह अपने पास मौजूद हर दिव्य जल और ड्रैगन डॉन जेड अमृत को दे देगी, यहाँ तक कि उन लोगों की गिनती भी नहीं जो उसने तब किया था जब वह संसार की निषिद्ध भूमि पर रह रहा था। उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके प्रति इतनी उदार होगी। दूसरे विचार में उसने मुझे अपना व्यक्तित्व दिया, इसलिए मुझे लगता है कि यह उतना अजीब नहीं है। कहो, उससे मुझसे प्यार नहीं हो सकता था, है ना? यह विचार केवल एक क्षण तक ही चला, इससे पहले कि उसने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। शेनशी के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे पता चला कि वह इतनी अलग हो चुकी थी कि कभी भी उसके प्यार में नहीं पड़ सकती थी। काफी समय से यू चे को लग रहा था कि शेनशी एक निश्चित लक्ष्य हासिल करने के लिए शाब्दिक और आलंकारिक रूप से उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह इस मामले में क्या और क्यों को समझने में सक्षम नहीं था। दूसरी ओर उसने उससे कुछ भी नहीं खोया था और उसने उससे कुछ भी नहीं लिया था। वास्तव में उसने उसकी जान बचाई थी और उसे वह सब कुछ दिया था जो मूल्यवान था। वह आखिर क्या सोच रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे वह ईश्वर लोक में लौटने के बाद ही शेनशी से उत्तर सुन सका। ब्लू विंड नेशन की सीमाओं पर आकाश से सफेद रोशनी की एक किरण गिरी और तेजी से उन सभी हिंसक आभाओं को शांत कर दिया जो मौत की पूरी बंजर भूमि में नियंत्रण से बाहर हो रही थी। जानवरों की दहाड़ें जो कई दिनों से गूंज रही थी, शांत हो गई थी, और यहाँ तक कि सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला हिंसक माहौल भी खत्म हो गया था, जैसे कि किसी तूफान ने उन सभी को उड़ा दिया हो।
भगवान का शुक्र है, सिस्टर कैंग यू आखिरकार आराम से हो गई, फेंग जुएर ने अपने नीचे देखते हुए खुशी से कहा। लेकिन यू चे ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह शांति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। वास्तव में ये और भी बदतर और बदतर हो सकता है। सबसे बुरी स्थिति जिसकी उन्होंने कल्पना की थी वह ये थी कि सामान्य मनुष्य और यहाँ तक कि गहन अभ्यासकर्ता भी अंधकार की गहन ऊर्जा के प्रभाव के आगे झुक जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि वह दुनिया कैसी होगी जहां हर जीवित प्राणी की नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाला जाएगा और बढ़ाया जाएगा। मुझे उस स्रोत का पता लगाना होगा जिसके कारण ये सब हुआ। क्या आपको अभी तक इसका कारण पता चला है? फेंग जुएर ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, यू चे ने पूर्व की ओर देखा, लेकिन एक जगह है जिसे मुझे पहले जांचना चाहिए। जब उसने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी, तो वह इस सब की परवाह करने में असमर्थ था। लेकिन अब चीजें अलग थी क्योंकि उसने अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर ली थी। फेंग जुएर ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और कुछ याद किया। क्या आपका मतलब है? नीला बादल महाद्वीप। ये सही है, युन चे ने सिर हिलाया। वास्तव में, मैं अभी जा रहा हूँ। उस स्थिति में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, यू चे ने अपने दिमाग में अंधेरी खाई की कल्पना करने से पहले उत्तर दिया। वहाँ एक बहुत ही विशेष पॉकेट दुनिया है जिसमें केवल मैं ही जा सकता हूँ। मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। युन चे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वह फेंग जुएर के साथ बात कर रहा था, तो बर्फीली आंखों की एक जोड़ी दूर आसमान में उसे देख रही थी। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी शुरू से ही कांपना बंद नहीं हुई थी। यह म्यू जुवानयिन था। यह पहली बार नहीं था जब वह इस तरह आई थी। जब वह पहली बार ब्लू पोल स्टार पर आई थी और युनचे को जीवित लेकिन उसकी शक्तियों के बिना देखा था, तो उसने स्नो सॉन्ग दायरे में वापस जाने के बाद वापस न लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने म्यू बिंग्यून को ब्लू पोल स्टार पर जाने की भी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन 3 महीने बाद ही वह फिर से नीले ध्रुव तारे पर आ गई। हर बार वह कसम खाती थी कि यह आखिरी मुलाकात है, कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी और वह उसके बारे में एक बार और हमेशा के लिए भूल जाएगी। लेकिन उसका संकल्प अधिकतम 3 महीने तक कायम रहा, इससे पहले कि वह नियंत्रण खो देती और चुपके से आ जाती, फिर से नीले ध्रुव तारे की ओर, दूर से उसे देखते हुए। ये लगभग वैसा ही था मानो उस पर कोई भूत प्रेत या कुछ और था। हालांकि इस बार उसने पाया कि यू चे की आभा पूरी तरह से बदल गई थी। उसने वास्तव में अपनी पूर्व शक्ति वापस पा ली थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जब वह गई थी तब क्या हुआ था, या युन चे ने अपनी शक्तियां कैसे वापस पा ली थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि उसे उसके लिए खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने का मतलब था कि उसे फिर से उस धारा में निगल लिया जा सकता था जो कि ईश्वर क्षेत्र थी। फेंग जुएर से अलग होने के बाद युन चे सीधे पूर्व की ओर उड़ गया। हालांकि यू चे अंतरिक्ष के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था, लेकिन ब्लू पोल स्टार में जगह इतनी नाजुक थी कि यह पतले कागज के टुकड़े की तरह थी जिसे वह अपनी ताकत से आसानी से छेद सकता था। इस तरह उन्होंने तेज गति से एज्योर क्लाउड महाद्वीप की यात्रा की। पूरे समय आकाश में एक अज्ञात आकृति उसका पीछा करती रही। जैसे ही युन चे ने एज्योर क्लाउड महाद्वीप में प्रवेश किया, जो दृश्य तुरंत उसकी दृष्टि में आया, उसने उसे गहराई से परेशान कर दिया। वह अपने पिछले जीवन काल के दौरान 27 वर्षों तक इस महाद्वीप पर रहे थे। हालांकि अब उसे पहले की तरह इसकी चाहत नहीं रही, फिर भी यह महाद्वीप उसके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की तरह ही ब्लू पोल स्टार में एक महाद्वीप था। हालांकि उनके शिखर विशेषज्ञों की कुल संख्या प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से कम थी, लेकिन उनके पास मूल रूप से समान आभा और तात्विक नियम थे क्योंकि वे सभी एक ही स्तर पर थे। हालांकि जब से उसने उन्हें आखिरी बार याद किया था तब से सब कुछ बदल गया था। उसके कान गहरे जानवरों की उन्मत्त दहाड़ से भर गए थे, हर एक पिछले से भी अधिक हिंसक थी। समय समय पर गहरे विस्फोटों और बिखरी हुई धरती की आवाज भी उसके कानों तक पहुंचती रहती थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी आंखों से या आध्यात्मिक दृष्टि से कहां देखा, गहरे जानवर और मानव क्षेत्र दोनों हिंसक और क्रूर से भरे हुए थे। आभा प्रत्येक गहरा जानवर ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो वे पूरी तरह से पागल हो गए हो। हालांकि ये दृश्य समय समय पर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे में होने वाले गहन जानवर उथल पुथल के समान था, लेकिन दोनों आपदाओं की तुलना नहीं की जा सकती थी, बिल्कुल एक दूसरे के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उथल पुथल और अशांति पूरे एज्योर क्लाउड महाद्वीप में हो रही थी। इससे भी बुरी बात यह है कि यूचेको दंगाइयों के बीच बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय गहन जानवरों और यहां तक कि एकांतप्रिय लेकिन असाधारण रूप से शक्तिशाली गहन जानवरों की स्पष्ट रूप से अनुभूति हो सकती थी। हर बार जब उस स्तर पर कोई गहरा जानवर अपनी शक्ति प्रकट करता है, तो इसका परिणाम केवल भयानक आपदा ही हो सकता है। उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि एज्योर क्लाउड महाद्वीप पूरी तरह से एक आपदा क्षेत्र में विकसित हो गया था, जहां इंसान और गहरे जानवर एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए। अब तक इस बेहुदा लड़ाई में अनगिनत जाने जा चुकी होंगी। यू चे ने अपनी आध्यात्मिक धारणा को जितना आगे बढ़ाया, उसका झटका उतना ही बड़ा होता गया। बहुत जल्द उसके मन में एक भयानक विचार सामने आया। यदि इस स्थिति को जारी रहने दिया गया, तो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का आज प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे का कल बन सकता है। युन चे एक पल के लिए चुप हो गया और फिर वह उस स्थान पर प्रकट हुआ जिससे वह बहुत परिचित था। बादल की अंतिम चट्टान, क्लाउड्स एंड क्लिफ के किनारे पर खड़े होकर और अपने पैरों के नीचे शैतान के खुले पंजे की तरह दिखने वाली काली खाई को घूरते हुए, यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे में कूदने से पहले थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। आकाश में म्यू जुआनयिन की नजर अचानक तनावग्रस्त हो गई और वह अनजाने में उसके पास पहुंच गई। जब वह पहली बार ब्लू पोल स्टार पर पहुंची थी, तो काले रसातल की असामान्य अंधेरे आभा ने पहले ही उसका ध्यान आकर्षित कर लिया था। स्वयं रसातल की जांच करने के बाद उसे तुरंत पता चला कि इसमें अंधेरे की सबसे भयानक दुनिया छिपी हुई थी, जो कि ठीक हो चुके युनचे के लिए भी खतरा पैदा कर सकती थी अगर वह सावधान न हो। युनचे क्लाउड्स एंड क्लिफ से छलांग लगाने के तुरंत बाद अंधेरे में गायब हो गया था। एक पल की झिझक के बाद म्यू जुआनिन ने क्लाउड्स एंड एबिस में उसका पीछा किया, जबकि वह भी छिपा हुआ था। पिछली बार के विपरीत यू चे धीरे धीरे या सावधानी से खाई में नहीं गिरा। वह तुरंत उस अवरोध के ऊपर प्रकट हो गया जिसने अंधेरे की दुनिया को सील कर रखा था। ठीक समय पर सीधे चेहरे पर घने अंधेरे की आभा का एक विस्फोट देखने को मिला। यह उसे गहराई से परेशान करने के लिए पर्याप्त था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे बैरियर के ठीक ऊपर रुका और चुपचाप अपने नीचे की दुनिया को देखता रहा। अंधेरे की आभा अदृश्य धुएं की तरह सतह पर उभर रही थी। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि अंधकार में गहन ऊर्जा नीचे बंद अंधकार में संसार से उत्पन्न हुई थी। रिसाव केवल हाल ही में नहीं हुआ था। कई साल पहले बाधा पहले से ही थोड़ी ढीली हो गई थी और कुछ अंधेरे गहन ऊर्जा को बाहर निकलने का कारण बना था। इस तरह से जैस्मीन ने पहली बार इस अंधेरे दुनिया की खोज की थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि अब जो अंधेरी गहन ऊर्जा रिस रही थी वह अतीत की तुलना में कहीं अधिक थी। इससे युनचे को हैरानी और चिंता दोनों महसूस हुई। उनकी उलझन के पीछे दो कारण थे। एक, उसके नीचे की अंधेरी दुनिया संभवतः देवताओं के प्राचीन युग से अस्तित्व में थी। इसका मतलब ये था कि बाधा कम से कम 10 लाख साल या उससे अधिक समय से अस्तित्व में रही होगी, इसलिए यह उम्मीद की जानी थी कि बाधा अंततः समय बीतने का रास्ता देगी। हालांकि ये देखते हुए कि यह बाधा कितनी उच्च स्तर की थी, इसकी विफलता एक अत्यंत धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। तथ्य यह है कि लाखों साल पहले अस्तित्व में होने के बावजूद 6 साल पहले इसमें थोड़ी शैतानी ऊर्जा का रिसाव हुआ था, जो इसका प्रमाण था। हालांकि उन्हें आखिरी बार यहाँ आए केवल 6 साल ही हुए थे, तो ये सब इतनी जल्दी कैसे और क्यों लड़खड़ा गया अचानक। दूसरा, बैरियर से जो शैतानी ऊर्जा रिस रही थी वह विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थी, भले ही बैरियर जितना उसने सोचा था उससे 10 गुना बदतर था।
हो सकता है कि यह एज्योर क्लाउड महाद्वीप को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह अभी भी इतना व्यापक नहीं होना चाहिए कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट या इल्यूसरी डेमन दायरे तक कहीं भी प्रभावित हो सके, भले ही यह मान लिया जाए कि यह 6 साल पहले से ही ऐसा था। इसके अलावा इस दुनिया में शैतानी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक नहीं था कि उसकी पकड़ से बच सके। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां देवताओं के विरुद्ध सी 1397 आप 1 अध्याय 1397 आप 1 काफी समय तक इसके बारे में सोचने के बाद युन चे की भौहें पहले से ही अनजाने में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो। यह अत्यधिक संभव था कि क्लाउड के अंतिम रसातल से बाहर निकलने वाली शैतानी ऊर्जा गहन पशु गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि गहन जानवरों के उत्पात की तरह यह उसी अज्ञात कारण के कारण हुआ था। जब उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया और पुष्टि की कि आसपास के क्षेत्र में कोई जीवित प्राणी नहीं है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को फैलाया और अपनी गहरी नसों के भीतर अंधेरे गहन ऊर्जा और शैतान मूल की कक्षा को एक साथ जारी किया। उसकी आंखें तुरंत काली हो गईं और वे इस पूरी तरह से प्रकाशहीन और गहरे काले रसातल के भीतर एक अत्यंत विचित्र काली रोशनी के साथ टिमटिमाने लगी। उनका पूरा शरीर भी घनी काली शक्ति की परत से घिरा हुआ था। अंधेरे की गहन ऊर्जा किसी की नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएगी और यह उसके दिल और आत्मा को भी विकृत कर देगी। युन चे इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि उन्हें अंधकार की गहन ऊर्जा पर पूर्ण अधिकार था, इसलिए इस प्रकार का प्रभाव भी उनके द्वारा समाहित किया जा सकता था। उसकी भौहें एक दूसरे से कसकर चिपक गईं, क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ जो गहन अंधकार में ऊर्जा छोड़ी थी, वह उसके नीचे अंधेरे की बाधा की ओर प्रवाहित हो रही थी। यह अवरोध शुद्ध अंधकार ऊर्जा से निर्मित किया गया था और केवल अंधकार गहन ऊर्जा ही इसकी मरम्मत कर सकती थी। यदि नहीं, तो जैस्मीन ने पहले ही इसकी मरम्मत कर दी होती। उस समय युन चे इसे पूरा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब जब उसने एक दिव्य राजा की शक्ति प्राप्त कर ली थी, तो वह इसे मुश्किल से ही पूरा कर सका। युन चे ने चुपचाप और शांति से ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अंधेरे की गहन ऊर्जा तेजी से अंधेरे की बाधा में पिघल गई, उन जगहों को मजबूत और सील कर दिया जहां वह ढीली हो गई थी। अंधकार गहन ऊर्जा। वह केवल 4 छोटे वर्षों के लिए ईश्वर क्षेत्र में था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्रों के लिए अंधकार में गहन ऊर्जा कितनी वर्जित थी। उन्हें कॉन्फेड गॉड बैटल के दौरान वेई हेन की प्रस्फुटित अंधकार में गहन ऊर्जा पर संपूर्ण दर्शकों की प्रतिक्रिया का प्रत्येक विवरण याद था। ये दावा करना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन शैतानों के पास अंधेरी गहन ऊर्जा थी, उन्हें विधर्मी माना जाता था, जिनका 3 दिव्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम व्यक्ति तक वध किया जाना चाहिए। विधर्मी जिन्होंने भगवान और मनुष्य दोनों को क्रोधित किया और उन्हें स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं किया जा सका। या पृथ्वी। इस प्रकार ईश्वर क्षेत्र में अपने 4 वर्षों के दौरान, भले ही उन्होंने कई जीवन और मृत्यु स्थितियों का अनुभव किया था, उन्होंने कभी भी अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा का उपयोग करने का साहस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब उन्होंने स्टार गॉड दायरे के अंत में सुदूर तट असुर को जबरदस्ती खोला था और खुद को ऐसी स्थिति में धकेल दिया था जहाँ उनका मरना निश्चित था, तब भी उन्होंने किसी भी गहरी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि दुनिया की नजरों में एक शैतान व्यक्ति बनने के बाद उसे शेनशी मुजुआनगेन उन सभी लोगों द्वारा अस्वीकार और तिरस्कृत कर दिया जाएगा जो वास्तव में उसकी देखभाल और चिंता करते थे। उसे इस बात का और भी डर था कि उसकी मृत्यु के बाद वह स्नो सॉन्ग दायरे को फंसा देगा। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कर्ट वही है जो काली रोशनी में घिरा हुआ है, अपनी अंधेरी गहन ऊर्जा को उसकी चरम सीमा तक जारी करते हुए एक अकेले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखा गया था। म्यूजुआनगेन के स्तर पर अंधेरा अब किसी की दृष्टि में बाधा साबित नहीं होगा। इसके अलावा इसी क्षण वह युन चे के बेहद करीब थी। वह उससे 300 मीटर की दूरी पर भी नहीं थी, इसलिए वह उसकी हर एक अभिव्यक्ति, उन अभिव्यक्तियों में होने वाले हर एक बदलाव को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसके अंधकार की गहन ऊर्जा की तो बात ही छोड़िए, ऐसा अंधकार जो भोर से पहले की गहरी रात से भी अधिक गहरा था।
म्यू जुवानयन के शिष्य सिकुड़ रहे थे और वे बहुत लंबे समय तक सिकुड़ते रहे। बर्फीली आंखों की वह जोड़ी युनचे के शरीर से निकलने वाली काली रोशनी से पूरी तरह भर गई थी। वह जानती थी कि यह क्या था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कई शैतानों को मार डाला था और यह पहली बार नहीं था कि वह अंधेरे के संपर्क में आई थी गहन ऊर्जा। फिर भी उसने पहले कभी इतनी शुद्ध अंधकार में ऊर्जा नहीं देखी थी। म्यू जुवानयन बहुत देर तक नहीं हिली और उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी टकटकी से लेकर उसकी आभा तक, पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गया हुआ लग रहा था। दुनिया भयानक रूप से खामोश थी और हर सांस का गुजरना बेहद लंबा हो गया था। युनचे ने अपनी पूरी ताकत से गहरी गहन ऊर्जा छोड़ना जारी रखा और उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी। इस समय उसने अचानक कुछ सोचा। ये बहुत संभव है कि जब वे 4 लोग जो ईश्वर क्षेत्र से आए थे, नीले ध्रुव तारे के पास से गुजर रहे थे, तो वे बस उस स्थान के करीब थे जहां एजोर क्लाउड महाद्वीप था, और यह केवल इसलिए क्योंकि उन्हें क्लाउड के अंत रसातल से रिसने वाली शैतानी ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्होंने नीले ध्रुव तारे पर उतरने का फैसला किया। लेकिन वे सबसे पहले निचले लोकों में क्यों आए? देवलोक की आभा की तुलना में निचले लोकों की आभा न केवल पतली थी बल्कि धुंधली भी थी। यदि कोई वहां बहुत देर तक रुकता तो ये भी संभव था कि उसकी जीवन शक्ति और गहन आभा किसी तरह से प्रदूषित हो जाती। इससे न केवल किसी की खेती को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि इससे उसकी उम्र भी कम हो गई। यहाँ तक कि वे गहन अभ्यासी जो निचले लोकों से ईश्वर लोक में आरोहण कर चुके थे, वे शायद ही कभी निचले लोकों में लौटने के लिए तैयार होंगे। तो वो 4 लोग इस जगह पर क्यों आए? ये संभवतः प्रशिक्षण के लिए नहीं हो सकता है ना? 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। युनचे के शरीर से निकलने वाली काली रोशनी पूरी तरह से खत्म होने से पहले अंततः मंद पड़ने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और राहत की लंबी सांस लेने से पहले अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। हमारे कस्टम कंटेंट डिस्कवरी फीड के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। यह एक बाधा थी जो देवताओं के युग से पीछे छूट गई थी। भले ही उसके पास दैवीय राजा की शक्ति हो, फिर भी वह केवल छोटी से छोटी मरम्मत ही कर सकता था और बाधा को पूरी तरह से बहाल करना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की उथली मरम्मत बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। यदि वह नहीं चाहता था कि शैतानी ऊर्जा बाहर निकले, तो उसे इसे फिर से ठीक करने के लिए समय समय पर यहाँ आना पड़ता था। इस समय उसकी हरकतें अचानक सुस्त हो गईं और उसका सिर झटके से ऊपर की ओर देखने लगा। वह क्लाउड्स एंड एबिस के निचले भाग के पास था, इसलिए उसने जहां भी देखा वहां केवल पूर्ण अंधकार था। युनचे किसी भी वस्तु या आभा का पता नहीं लगा सका, वह केवल अंधेरे का पता लगा सका। युनचे ने आत्मग्लानि भरी हंसी देने से पहले अपनी निगाहें हटा ली। हालांकि उसने रिसती हुई काली शैतानी ऊर्जा को सील करने के बाद नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह एक बार फिर नीचे उतरना जारी रखा। उसका शरीर सीधे अवरोध से गुजर रहा था और वह सीधे अपने नीचे की अंधेरी दुनिया की ओर डूब गया। क्लाउड्स एंड क्लिफ के ऊपर हवा में म्यू जुआनयन की दिव्य आकृति धीरे धीरे साकार हुई। उसने अभी भी वही नीले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी शक्ल बर्फ जैसी सुंदर और बेदाग थी। हमेशा उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी विशाल छाती अतुलनीय तीव्रता से हिल रही थी और बहुत देर तक उसकी सांसें बंद नहीं हुई। पूरे 7.5 मिनट बाद वह आखिरकार अपनी बर्फीली आंखें खोल सकी और अपने नीचे की काली काली खाई पर नजर डाल सकी। उसके बाद उसने अपनी नजर हटा ली, घूम गई और चली गई। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके शरीर से निकलने वाली आभा अतुलनीय रूप से अव्यवस्थित हो गई थी। जाने से पहले उसकी नजर पूर्वी आकाश में लाल रंग के तारे पर भी पड़ी। 1 साल पहले वह केवल नीले ध्रुव तारे से इस लाल तारे को देख पाई थी, लेकिन आधे साल पहले से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कुछ तारा क्षेत्र भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। और अब ये तारा, जिसने लाल रंग की रोशनी बिखेरी थी, स्नो सॉन्ग क्षेत्र के पूर्वी भाग में अंकित किया गया था। जब वह अंधेरे की बाधा से गुजरा तो नीचे से एक विशाल फाड़ने वाली शक्ति ने उस पर हमला किया।
हालांकि वर्तमान युनचे के लिए भले ही उसके पास कोई गहन ऊर्जा न हो, ये फाड़ने वाली शक्ति अब अप्रतिरोध्य नहीं थी। इससे पहले कि उसके पैर काली बर्फीली ठंडी जमीन पर मजबूती से दबते, वह हल्के से नीचे की ओर तैरने लगा। आओ! जैसे ही उसने इस दुनिया में कदम रखा, एक गहरी और दबी हुई दहाड़ अचानक उसके सामने दूर तक गूंज उठी। इतने वर्षों पहले जब युनचे पहली बार इस स्थान पर आया था, तो वह दूर तक दहाड़ने से इतनी बुरी तरह हिल गया था कि उसे खून की उल्टी हो गई थी। लेकिन आज ही उसे वास्तव में समझ में आया कि वे अंधेरी आभाएं कितनी भयानक थी, क्योंकि उन अत्यधिक दूर की दहाड़ों ने वर्तमान युनचे को भी ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी छाती को हथौड़े से बुरी तरह से कुचला जा रहा हो, जिससे उसके आंतरिक अंगों में हलचल मच गई। इसका मतलब ये भी था कि उसकी शक्ति के वर्तमान स्तर को देखते हुए भी इस स्थान पर घूमने वाले विशाल अंधेरे जानवर अभी भी उसके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यदि इस स्थान पर मौजूद इन विशाल अंधेरे जानवरों में से किसी एक को भी बाहर निकाल दिया जाए, तो वह पूरे नीले ध्रुव तारे को आसानी से नष्ट कर सकता है। ये सोचने के लिए कि अंधेरे की ऐसी भयानक दुनिया वास्तव में इस निचले क्षेत्र में छिपी हुई थी, जिसमें अतुलनीय रूप से निम्न स्तर की ताकत थी। इस जगह के भीतर किस तरह का रहस्य छिपा था? दहाड़ HSSSS। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। विशाल अंधेरे जानवरों से निकलने वाली दहाड़ की आवाजें दूर तक लगातार गूंजती रहीं। युनचे ने हाथ उठाने से पहले अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और उसे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि कुछ अलग था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब से उस स्थान पर अंधकार की आभा स्पष्ट रूप से कहीं अधिक सक्रिय हो गई थी। इसके अलावा उसके कानों में बजने वाली विशाल अंधेरे जानवरों की दहाड़ें पहले की तुलना में और भी अधिक उत्तेजित लग रही थी। इस जगह पर अंधेरे की आभा दोगुनी से भी अधिक हो गई है, युनचे ने धीमी आवाज में खुद से कहा। कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शैतानी ऊर्जा का इतना गंभीर रिसाव हुआ था। जैसे ही उसने अपनी श्वास और अपनी आभा को नियंत्रित किया, युनचे ने इस प्रश्न पर आगे विचार न करने का फैसला किया। वह उठ खड़ा हुआ और अपनी अभी भी स्पष्ट यादों पर भरोसा करते हुए एक विशेष दिशा में उड़ गया। अंधेरे की इस दुनिया में दिव्य गहन अभ्यासी भी बहुत आसानी से अपनी दिशाओं को मिला देंगे, लेकिन युनचे, जिनके पास अंधेरे की गहन ऊर्जा थी, स्पष्ट रूप से उनमें से एक नहीं थे। उसने ऐसी आभा छोड़ने की हिम्मत नहीं की जो बहुत मजबूत थी, ताकि उन विशाल अंधेरे जानवरों में से एक को चौंका देने से बचा जा सके जिनके स्थानों से वह अनजान था। परिणाम स्वरूप वो बहुत तेज गति से नहीं उड़ रहा था, लेकिन उसकी उड़ान अपने मार्ग से नहीं भटकी। जैसे ही वह अंधेरे को पार कर गया, वह तुरंत अंधेरे के एक अतुलनीय शांत क्षेत्र में पहुंच गया। यहाँ कोई भी विशाल अंधेरे जानवर नहीं रहते थे और उन्होंने इस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ध्वनि भी इस जगह से अलग थलग लग रही थी और युनचे अब विशाल अंधेरे जानवरों द्वारा की गई दहाड़ नहीं सुन सकता था। धीरे धीरे युनचे की तरह गति धीमी हो गई। अंधेरे की इस दुनिया में एक अजीब चमकदार बैंगनी रोशनी दिखाई दी। ये फूलों का एक विशाल बैंगनी समुद्र था और बैंगनी रोशनी के बीच विचित्र फूलों के अनगिनत डंठल लहरा रहे थे। राक्षसी फूल गर्व से गहरे बैंगनी रंग के तनों के ऊपर खिल रहे थे और हर एक फूल की पंखुड़ी चमकदार बैंगनी जैत से बनी हुई लग रही थी। प्रत्येक पंखुड़ी ने एक चमकीली बैंगनी रोशनी छोड़ी और एक फीकी बैंगनी धुंध छोड़ी जो मानो पाताल से ही आ रही थी। नीदरलैंड ओडुम्ब्रा फूल। अंधकार की इस दुनिया में जो हर चीज को निगल सकती थी, उन्होंने जो प्रकाश छोड़ा था वह अंधकार से रत्ती भर भी दब नहीं गया था। अतीत में ये नेदरवर्ल्ड ओडुम्ब्रा फूल युनचे की आत्मा को आसानी से चुरा सकते थे, लेकिन अभी वह केवल अपनी आत्मा पर हल्का सा खिंचाव महसूस कर सकता था और अब कोई असुविधा नहीं थी। वह फूलों के समुद्र के करीब गया और अंततः वह उसके भीतर एक छोटी सी आकृति की जासूसी करने में कामयाब रहा। वह हागा की तरह ही छोटी और नाजुक थी और उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे।
वह चुपचाप बैंगनी फूलों के चमकदार समुद्र के बीच तैर रही थी और उसके लंबे चांदी के बाल जो सितारों की पूरी आकाशगंगा की तरह चमकदार और चमकदार थे, उसके नाजुक शरीर को घेरे हुए थे। उसके लंबे बाल नीचे लटके हुए थे, उनका एक लंबा हिस्सा बर्फीली ठंडी जमीन पर खींच रहा था। चमकदार सफेद रोशनी की एक परत ने एक शरीर को ढक दिया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रकाश की उस परत के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हो। उसके छोटे और पतले बर्फ सफेद पैरों की जोड़ी इस सफेद रोशनी से ढकी नहीं थी और वे पूरी तरह से उजागर हो गए थे। उसके कोमल पैर उसके शरीर के नीचे बर्फ के कमल की जोड़ी की तरह लटक रहे थे। उसके प्रत्येक बर्फ सफेद पैर की उंगलियां चमक रही थी जैसे कि वे नक्काशीदार हो जाए। वहां उसकी आंखें भी थीं, आंखों की वह जोड़ी जो सबसे अजीब और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें थी जिसे युनचे ने अपने दोनों जीवन में कभी देखा था। उसकी दाहिनी आंख के ऊपरी आधे हिस्से का रंग हल्का पीला था जबकि नीचे का आधा हिस्सा धीरे धीरे गहरे हरे रंग में बदल गया। उसकी बाईं आंख का ऊपरी आधा हिस्सा हल्के नीले रंग का था जबकि नीचे का आधा हिस्सा धीरे धीरे गहरे बैंगनी रंग का हो गया। उन आंखों से 4 अलग अलग रंग निकल रहे थे। जब युनचे ने उसे देखा तो उसने पाया कि वह सीधे उसे ही घूर रही थी। उसके बाद वह नीदरलैंड के ओडुम्बरा फूलों के समुद्र से बाहर निकली। उसके चमकीले चांदी के बाल जमीन पर लटक रहे थे। वह चुपचाप हवा में उड़ गई और युनचे के सामने पहुंच गई। वह उसके बहुत करीब थी और उसने अपनी अजीब और मंत्रमुग्ध कर देने वाली 4 रंग की आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी असाधारण रूप से सुंदर थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उन आंखों ने पहले कभी किसी भावना का रंग प्रदर्शित नहीं किया था। हालांकि युनचे को उन आंखों से खुशी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वह उसके चेहरे के ठीक बगल में खड़ा हुआ, एक चेहरा जो बिल्कुल हागा के जैसा दिखता था, युनचे को अपने दिल और आत्मा में गहरी हलचल महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और वह बहुत धीमी आवाज में बोला, हम फिर मिलेंगे। पिछली बार जब हम अलग हुए थे तो मैंने कहा था कि मैं अक्सर तुमसे मिलने आता हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा समय गुजर जाएगा इससे पहले कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। उस अजीब और मनमोहक लड़की के होंठ फिर से बंद होने से पहले धीरे से खुले। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, फिर भी वह एक भी आवाज नहीं कर सकी। केवल वे अजीब आंखें उसी पर टिकी रहीं, एक बार भी उनकी पलकें नहीं झपकी। पिछली बार युनचे अंततः ये पता नहीं लगा सका कि उसकी रंगीन आंखों की गहराई में क्या छिपा था और वह इस बार भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन एक बात को लेकर वह बहुत आश्वस्त था और वह ये कि यह लड़की उसके प्रति एक बहुत ही अजीब तरह की आत्मीयता महसूस करती थी। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि जब वह इस लड़की के आसपास रहता था तो उसे हमेशा सहजता महसूस होती थी। भले ही उसके पास केवल एक आध्यात्मिक शरीर था और वह अनगिनत पहेलियों और रहस्यों से घिरी हुई थी, फिर भी उसने उसके प्रति कोई सावधानी या सतर्कता महसूस नहीं की। इससे पहले कि मैं ये जानता, 6 साल पहले ही बीत चुके हैं, युनचे ने सौम्य स्वर में कहा। मैं केवल तुमसे मिलने आया हूं इन 6 वर्षों के बीत जाने के बाद। क्या आप इस वजह से मुझसे नाराज हैं? युवा लड़की ने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया। युनचे ने एक फीकी मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखा। 6 साल पहले आपने मुझे अंधेरे का बीज दिया था, जिससे मुझे जुआनयुआन वेंटियन को हराने की शक्ति मिली। आपने न केवल मुझे बचाया, आपने इस दुनिया को भी बचाया। आप मेरे युनचे के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये सही है। जो नीदरलैंड का ओडुम्बरा फूल आपने मुझे उस समय दिया था, मैं उसे पहले ही दे चुका हूँ। एक बार जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उसके होठों पर तैरती मुस्कुराहट कड़वी हो गई। बस इतना ही। मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1398 आप दो। युनचे ने अपना हाथ उठाया और उसे अंधेरे में लहराया। यहाँ की आभा में एक बड़ा बदलाव आया है और आपने निश्चित रूप से इसे महसूस किया होगा। दरअसल बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ बदलाव बाहरी दुनिया में भी हो रहे हैं और ये बदलाव और भी हिंसक होते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजीब आंखों वाली युवा लड़की चुपचाप सुन रही थी कि वह क्या कह रहा था।
उसके पास शरीर नहीं था और यहाँ तक कि उसका आध्यात्मिक शरीर भी संपूर्ण नहीं था, इसलिए उसके पास बोलने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता भी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुम्हें नीदरलैंड के उडुम्बरा फूलों के इस समुद्र में पाया था, और जब मैं आज आया हूँ तब भी तुम यही हो। ऐसा लगता है कि आप न केवल इस अंधेरी दुनिया को छोड़ने में असमर्थ हैं, बल्कि आप शायद अक्सर नीदरलैंड के उडुम्बरा फूलों के इस समुद्र को भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना? यू चे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वह नहीं जानता था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ये नेदरवर्ल्ड उडुम्बरा फूल पसंद थे, या इसलिए कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में उनसे बहुत दूर नहीं हो सकती थी। उसने सोचा कि यह पहले की तुलना में बाद वाले की अधिक संभावना थी। आखिरकार, यदि कोई अकल्पनीय रूप से लंबे समय तक एक ही स्थान पर फंसा रहता है, तो वह अनिवार्य रूप से उन चीजों से भी थक जाएगा जो उसे सबसे अधिक पसंद है। निस्संदेह उसे केवल वह घोर अंधकार और उस युवा लड़की की असाधारण रूप से भव्य लेकिन पूरी तरह से भावनाहीन आंखें ही उत्तर देती थी। या शायद आप अंधेरे के बहुत आदी हैं और यह भी संभव है कि आपको अंधेरा बहुत पसंद भी हो। युन चे ने लड़की की ओर देखते हुए अत्यंत कोमल आवाज में कहा, लेकिन किसी भी जीवित प्राणी के लिए अकेलापन हमेशा एक बहुत ही भयानक चीज रही है। फिर भी आप इस स्थान पर केवल अकेले ही रह सकते हैं और इससे वास्तव में किसी का भी दिल दुखता है। पिछले कुछ वर्षों में मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। इसका कारण ये था कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया था और वापस लौटने के बाद मैं अपनी सारी शक्ति भी खो चुका था। वास्तव में मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त की। हालांकि यह मेरी बेटी की अपनी जन्मजात प्रतिभा को हमेशा के लिए खोने की कीमत पर हुई। वाह, इन बातों को सुनने के बाद आप सोचेंगे कि मैं एक बहुत बुरा पिता हूँ, एक असफल पिता हूँ, यू चे ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों के दौरान वो युन वुक्सिन और बाकी लोगों के सामने पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रहा था। वास्तव में वह दिन ब दिन खुश होता जा रहा था। हालांकि एक पिता के रूप में उन्हें जो गहरा अपराधबोध और पश्चाताप महसूस हुआ, वह निश्चित रूप से इस छोटी सी अवधि में इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकता था, और शायद यह उनके पूरे जीवन भर भी कभी दूर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा लड़की ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी अजीब और मंत्रमुग्ध आंखें उसे घूर रही थी। इस पूरे समय में उन आंखों ने क्षण भर के लिए भी उसे घूरना बंद नहीं किया था। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, युन चे के चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कान उभरी, अब से मैं अक्सर तुमसे मिलने आऊंगा। युवा लड़की के होंठ धीरे से खुले और उसने यू चे की छाती को हल्के से छूने के लिए एक चमकदार सफेद हाथ उठाया, लेकिन वह केवल उसके पास से गुजर सका। हालांकि जो बातें वो व्यक्त करना चाहती थी, उसे यू चे ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उसके शब्दों ने उसे खुश कर दिया था। यह एक बहुत ही सूक्ष्म एहसास था। वे स्पष्ट रूप से प्रत्येक के बारे में कुछ नहीं जानते थे दूसरे, और उन्होंने पहले एक दूसरे को केवल एक बार देखा था, फिर भी उन दोनों के बीच घनिष्ठता की एक अवर्णनीय भावना हमेशा रही थी। ये सही है, आप जानते हैं कि मुझे यू चे कहा जाता है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानता। युन चे के बोलने के बाद उसने कुछ सोचा और उस लड़की की रंगीन आंखों को देखा, ऐसी आंखें जो इस समय हतप्रभ लग रही थी। उसके बाद उसने बहुत धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी अपना नाम याद है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा लड़की ने सिर हिलाया। यू चे ने अपनी ठुड्डी थपथपाई। तो फिर मैं तुम्हें एक नाम बता दूं, क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा लड़की उसके सुझाव से थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसके बाद उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में एक बार और सोचने दीजिए। युन चे ने हल्की सी मुस्कान बिखेरने से पहले एक बार छोटी लड़की की ओर देखा। आप एक आत्मा के रूप में मौजूद हैं, आप निराशा में रहती हैं, आप पाताल लोक के उडुम्बरा फूलों के बीच रहती हैं, इसलिए अब से मैं तुम्हें यू एर कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? एक युवा लड़की का हाथ, एक हाथ जो शुद्ध और चमकदार रोशनी से प्रवाहित हो रहा था, यू चे की ओर बढ़ा।
ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे छूने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों का रंग और भी अधिक चमकीला हो गया था। उसने अपना सिर हिलाया, उसके लंबे चांदी के बाल हवा में फुर्ती से नाच रहे थे। यू चे समझ सकता था कि वह बहुत खुश थी, और उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वास्तव में यह नाम पसंद आया था, या उसे यह तथ्य पसंद आया था कि उसने उसे एक नाम दिया था। ठीक है, तुम हो एमिन। मुझे लगता है कि यह आपके लिए सबसे उपयुक्त नाम है। युन चे ने लड़की के चेहरे और आंखों को देखते हुए 2 बार उसका नाम पुकारा। उसकी निगाहें धीरे धीरे धुंधली हो गईं, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसी लड़की की छवि उभरने लगी जिसकी विशेषताएं बिल्कुल वैसी ही थीं। लेकिन इस लड़की की आंखें लाल थीं, लंबे लाल बाल थे, और वह हमेशा जोश और जीवन से भरपूर थी। लाल कपड़े, लाल बाल, लाल आंखें। उसने यहाँ तक कहा था कि उसका पसंदीदा रंग लाल है। मनन, चलो फिर हम तुम्हें होंगर कहते हैं। होंग एड, होंग र, होंग र, होंग र। फिर अगली बार मुझे होंग र कहकर बुलाएं। हे, मेरा एक नाम है। हागा। अगली बार मुझे छोटी लड़की या छोटी लड़की मत कहना, यहाँ तक कि छोटी सुंदरता भी नहीं। आप मुझे केवल हागा ही कह सकते हैं। उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और उस उत्साहपूर्ण और चुलबुली छवि को अपने सिर से हटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके तुरंत बाद स्टार गॉड दायरे में अपने अंतिम क्षणों के दौरान उसके साथ दिखाई देने और जोर से रोने की छवि उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से उभर आई। वह इस पल में अपने दिल में महसूस किए गए भारीपन को कम नहीं कर सका। बहुत लंबा समय। क्या तुम्हें अब भी याद है वह लड़की जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, बहुत सुंदर लाल आंखों और लंबे लाल बालों वाली लड़की? उन्होंने अनजाने में ये शब्द बोले। इतने वर्षों पहले एक बूढ़े व्यक्ति के पास आपकी तरह ही एक अधूरी आत्मा बची थी। उसने उसे और प्राइमर्डियल प्रोफाउंडा को मुझे सौंपा था। जैस्मीन के जाने से ठीक पहले उसने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। इन सभी वर्षों के दौरान उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे साथ रही। वह न केवल एक साथी थी जिसने मुझे महान शक्ति प्रदान की थी, वह मेरी सबसे महत्वपूर्ण हागा भी थी। लेकिन उसने अपना सिर हिलाया, उसकी नजर और भी धुंधली हो गई। इस अवधि के दौरान उसने हमेशा हागा के बारे में न सोचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन युवा को देखने पर, जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी, वह दर्द जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी, मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में उभर आया। सतह, मैं हमेशा से विपत्ति का एक घृणित शगुन रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से अपने बगल के सभी लोगों की रक्षा करना चाहता था, फिर भी मैंने एक के बाद एक उन्हें नुकसान पहुंचाया। आप अपनी बुद्धि में कुछ सुधार करने के बाद युन चे जोर से हंसने लगा और बोला, मैं यहाँ आपसे मिलने आया था, फिर भी किसने सोचा होगा कि मैं आपको इतनी सारी दुखद चीजों के बारे में बताऊंगा। मुझे सोचो, मन्ना, अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक उपहार लाऊंगा, बस मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। यू चे ने पहले ही कुछ सोच लिया था जब उन्होंने ये शब्द कहे। अगली बार आने से पहले वह ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड को उसके लिए कुछ गहन इमेजरी स्टोन्स तैयार करने का निर्देश देगा, ताकि वह आपको ये दिखा सके कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, साथ ही उसके अकेलेपन को भी थोड़ा कम कर सके। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाती, यू एर के होंठ धीरे से खुल गए। लेकिन इस बार उसने इसे यू चे की छाती की ओर नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके बाएं हाथ की ओर बढ़ाया। जब वह हाथ, जो हीरे की तरह चमकीला और पारभासी था, यू चे की हथेली के संपर्क में आया, तो वह एक बार फिर बिना असफल हुए उसके बीच से गुजर गया। उसके बाद उसकी उंगली यू चे के हाथ के पिछले हिस्से पर आकर रुक गई। आप, युन चे ने नीचे देखा। उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने अपना बायां हाथ नहीं हटाया। जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछा, युवा की उंगली की नोक पर अचानक काली रोशनी का एक समूह चमक उठा। वह दुनिया जो मूल रूप से चमकदार बैंगनी रोशनी से भरी हुई थी, प्रकाश का वह समूह प्रकट होते ही तुरंत पूरी तरह से काली और उदास हो गई। इसके अलावा
जो रोशनी पाताल लोक के उडुम्बरा फूलों से निकली थी, वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक आत्मा थी, उस प्रकाश को चुराना जिसमें अत्यधिक तीव्र भेदन शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर फूलों की सिर्फ एक या दो डंठलें नहीं थी, बल्कि पाताल लोक उडुम्बरा फूलों का एक विशाल समुद्र था। फिर भी केवल एक ही पल में नेदरवर्ल्ड उडुम्बरा फूलों द्वारा छोड़ी गई सारी बैंगनी रोशनी को निगल लिया गया था। यूचे की अभिव्यक्ति बदल गई। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि यूया की उंगली की नोक से निकलने वाली काली रोशनी के नीचे उसके बाएं हाथ की पीठ पर तलवार का निशान धीरे धीरे उभर रहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य के कारण उसके मुंह से तुरंत एक अनैच्छिक चीख निकल गई और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप गया, क्योंकि इस तलवार के निशान का आकार और स्वरूप स्पष्ट रूप से हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार के निशान के समान था, जिसे हागा बदल सकता था। वह तलवार का निशान जो उसकी शक्ति वापस पाने के बाद भी प्रकट नहीं हुआ था, वह तलवार का निशान जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। लेकिन जो अलग था वह ये था कि मूल तलवार का निशान हागा की आंखों और लंबे बालों के समान ही सिंदूरी रंग का था। लेकिन इस समय उसके हाथ के पीछे जो दिखाई दिया वह तलवार का गहरा काला निशान था। आपकी पतली उंगली के नीचे तलवार का निशान धीरे धीरे धुंधले से ठोस में बदल गया। प्रकाश भी धीरे धीरे गहरा होता गया, जब तक कि यह एर की उंगली से निकलने वाली काली रोशनी के समान अंधकार में नहीं हो गया। ये है। युनचे ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की और उसकी आंखें भी अपनी सीमा तक चौड़ी हो गई थी। युवा लड़की चुप रही और उसकी उंगली की नोक से निकलने वाली काली रोशनी कई सांसों तक चमकती रही और अंततः धीरे धीरे लुप्त हो गई। इस समय उसकी उंगली युनचे के हाथ के पिछले हिस्से से छूट गई और युनचे के हाथ के पिछले हिस्से पर अब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट गहरा काला तलवार का निशान अंकित हो गया। आपका छोटा और नाजुक शरीर धीरे से कांपने लगा और उसके बाद उसका शरीर वास्तव में एक पल के लिए धुंधला हो गया। उसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में और भी अधिक चमकदार सफेद हो गया था। उसकी नजर बहुत देर तक तलवार के गहरे काले निशान पर टिकी रही जो उसके हाथ के पिछले हिस्से पर उभर आया था। जब उसने आखिरकार दूसरी ओर देखा और यूया से पूछने ही वाला था कि क्या हुआ था, उसने यूया की हालत देखी और उसके दिल में भयंकर सदमा लगा। वह अब इस बारे में परेशान नहीं हो सकता था कि वह उससे पहले क्या पूछने जा रहा था। इसके बजाय उसने बहुत चिंतित स्वर में पूछा, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा लड़की ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसकी रंगीन आंखें धीरे धीरे बार बार बंद होने लगी। उसने इसके खिलाफ संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर धंस गया और उसके बालों पर गिर पड़ा। आप युनचे आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश की। फिर भी वह केवल शक्तिहीन होकर लड़खड़ा सका, क्योंकि वह उसे छूने में असमर्थ था। वह बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर चुपचाप लेटी रही और शक्तिहीन होकर गहरी नींद में डूब गई। भले ही वह एक अधूरी आत्मा थी जो अज्ञात समय से अस्तित्व में थी, युनचे अभी भी अपनी कमजोरी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। युनचे क्षण भर के लिए पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी नजर उसके हाथ के पीछे तलवार के निशान की ओर घूम गई। ये बहुत स्पष्ट था कि तलवार के इस निशान को बनाने के लिए उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को बड़ी मात्रा में खर्च कर दिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह नहीं जानता था कि आपने उसके लिए क्या किया है, और न ही वह ये जानता था कि यह गहरा काला तलवार का निशान, जो बिल्कुल हागा की तलवार के निशान जैसा दिखता था, क्या दर्शाता है। हालांकि उसकी घबराहट के बीच उसके हाथ के पिछले हिस्से पर तलवार के निशान से निकलने वाली काली रोशनी अचानक बिना आवाज के फैलने लगी और यह काली रोशनी धीरे धीरे खत्म होने के साथ साथ मंद होती गई, और इस काली रोशनी की जगह वास्तव में एक क्लस्टर ने ले ली, सिंदूरी रोशनी की, जो और भी गहरी होती जा रही थी। युनचे की निगाहें सदमे से रुक गईं और वह इसे टालने में असमर्थ रहा। काली रोशनी खत्म हो रही थी और लाल रोशनी दिखाई देने लगी थी।
और अंत में, जैसे कि उसका काले रंग का बाहरी आवरण छिल गया हो, एक तलवार का निशान जिससे युनचे अधिक परिचित नहीं हो सकता था, फिर से प्रकट हुआ एक बार और। ये सिंदूर तलवार का निशान था जो हागा का था, स्वर्ग में शैतान को मारने वाली तलवार का था। इस समय हे लिंग के दिल में अतुलनीय रूप से उत्साहित और उत्तेजित चिल्लाहट सुनाई दी, मास्टर, हागा, ये हागा है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अदृश्य चीज ने उसके हृदय पर भयंकर आघात किया हो और वह बिना रुके तीव्र गति से हिल रहा हो। युनचे ने तेजी से ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी चेतना स्काई जहर मोती में डूब गई। स्काई पॉइजन पल की दुनिया गहरे और शुद्ध हरे रंग में रंगी हुई थी। हे लिंग आकर्षक ढंग से वहां खड़ा था और उसके सामने लाल पोशाक पहने एक लड़की सीधे जमीन पर लेटी हुई थी। वह अपने लंबे लाल बालों को तकिए के रूप में इस्तेमाल करते हुए सो रही थी। वह बहुत गहरी और शांति से सोई थी और हे लिंग की तेज और उत्तेजित चीखें भी उसे जगा नहीं पाई थी। होंग एर, युनचे धीरे से बुदबुदाया और पूरी तरह से सदमे में खड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक सपने में था। ये हागा थी, एक जीवित सांस लेती हुई हागा। उसकी तलवार का निशान एक बार फिर उसके शरीर पर दिखाई दिया और उसकी आकृति स्काई पॉइजन पल में फिर से दिखाई दी और साथ ही वह एक बार फिर उसकी दुनिया में लौट आई। उसके दिल और आत्मा में एक बड़ा अंतर भर गया था और युनचे का दिल एक अवर्णनीय एहसास से धड़क रहा था। यह पुष्टि करने से पहले कि सब कुछ भ्रम नहीं था, वह बहुत देर तक हौंफता रहा। उसके बाद वह हागा की ओर चला और धीरे से उसके नाजुक और उत्तम शरीर को ऊपर उठाया और उसे उस छोटे बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर वह हमेशा सोना पसंद करती थी। वह वास्तव में बहुत गहरी नींद में सो रही थी और जब युनचे ने उसे अपने ऊपर ले जाकर बिठाया तो उसके होठों से बहुत धीमी और नींद भरी बड़बड़ाहट की आवाज आई। लेकिन वह नहीं जागी, केवल मधुर खर्राटे भरती रही। दुनिया की दो सबसे खूबसूरत चीजें कौन सी थी? पहले को झूठा अलार्म मिल रहा था, दूसरे को कोई ऐसी चीज वापस मिल रही थी जो एक बार खो गई थी। हागा उसकी तलवार थी, लेकिन वह उसकी हागा भी थी। वह लगातार उसकी दुनिया का हिस्सा रही थी और उसने सोचा था कि होंगर, जो उसकी आत्मा से बंधी हुई थी, उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह लंबे समय से उसके अस्तित्व का आदी हो चुका था और वह अदृश्य रूप से उसके अस्तित्व पर भरोसा भी कर रहा था। वह केवल इस तथ्य से पूरी तरह परिचित हो गया था कि होंगर बहुत पहले ही उसे खो देने के बाद उसके जीवन का एक अपूरणीय हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब उसने जो खोया था उसे वापस पा लिया था। उसकी उंगली ने धीरे से हागा के छोटे, कोमल और सफेद चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियों में जैद जैसी कोमल अनुभूति भर गई और यह इतना अच्छा लगा, यह एक स्वप्निल कल्पना की तरह महसूस हुआ, कुछ ऐसा जिसका वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द का उपयोग करना मूल रूप से असंभव था। एक टेल नोट, यह इस तथ्य पर आधारित शब्दों पर एक नाटक है कि आप यूं शब्द आत्मा, उदासी और नीदरलैंड के उडुम्बरा फूल यू मिंगहुआ के चीनी नाम में मौजूद है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1399, जो एक बार खो गया था उसे पुनः प्राप्त करना, ये बहुत अच्छा है, हे लिंग ने धीरे से फुसफुसाया और युनचे को अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते देख उसकी आंखें धुंधली हो गईं। युनचे ने पलटकर हे लिंग की ओर देखा। उसने अचानक कहा, हे लिंग, मैंने तुम्हें अभी अभी डरा दिया होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंत में कहने से पहले हे लिंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, थोड़ा सा। आप चिंता न करें, युनचे की दृष्टि कोमल और ईमानदार थी। मेरे लिए अंधकार की गहन ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति है जो मेरी है और यह मेरे व्यक्तित्व को मोड़ने में सक्षम नहीं है। मैं जानता हूं कि ईश्वरीय क्षेत्र में अंधकार में गहन ऊर्जा का क्या मतलब है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस शक्ति का उपयोग कहीं और नहीं करूंगा और मैं कभी किसी को ये जानने नहीं दूंगा कि मेरे पास ये शक्ति है। आमीन। हे लिंग ने अपना सिर झुका लिया। उसकी शुद्ध और मासूम आंखों में उसकी गहरी ऊर्जा के कारण युनचे के प्रति अस्वीकृति का जरा भी संकेत नहीं था। मैं पहले से ही इतने लंबे समय से मास्टर का अनुसरण कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूँ कि मास्टर उस तरह का शैतान नहीं है जिसके बारे में किंवदंतियां बात करती हैं।
युन चे ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, अगर अंधेरे में गहरी ऊर्जा रखने का मतलब है कि मैं शैतान हूँ, तो ईश्वर क्षेत्र के मानकों के अनुसार मैं वास्तव में एक शैतान हूँ। हालांकि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपना सबसे बड़ा रहस्य मानता हूँ। अगर हम भविष्य में कभी ड्रैगन गॉड दायरे में लौटे, तो आपको शेनशी को कभी नहीं बताना चाहिए। शेनशी के पास प्रकाश गहन ऊर्जा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अंधकार गहन ऊर्जा वह थी जिसे उसने सबसे अधिक अस्वीकार और निंदा की थी। अगर उसे पता चल गया तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन होगा। अगर शेनशी उनकी वजह से उसे नष्ट करना चाहेगा तो उसे यह अजीब नहीं लगेगा। हे लिंग ने यूचे को देखने के लिए अपना नाजुक सिर उठाने से पहले वादा किया था। जिस दिन मैंने मास्टर का अनुसरण करना शुरू किया, मैंने पहले ही कहा था कि मास्टर भविष्य में चाहे कहीं भी जाएं, चाहे आप अच्छा करें या बुरा, चाहे आप जीवित रहें या मरें, मैं हमेशा आपका अनुसरण करूंगा और मुझे निश्चित रूप से इसका पछतावा नहीं होगा। युन चे ने हे लिंग को एक फीकी मुस्कान दी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, हे लिंग, मैं वही वादे एक बार फिर बताऊंगा जो मैंने तुमसे किए थे। आपका प्रतिशोध, हे लिंग का प्रतिशोध, आपके पूरे वुड स्पिरिट रॉयल फैमिली का प्रतिशोध, मैं निश्चित रूप से आपकी ओर से इसे पूरा करूंगा। नहीं, हम मिलकर उनका बदला लेंगे। आप जो भी घृणा और शत्रुता महसूस करते हैं वह मेरी भी घृणा और शत्रुता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे लिंग ने जोर से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों के किनारे नम हो गए थे। युन चे ने हागा पर नजर डाली। वह उस नजर को बहुत लंबे समय तक रोके रखने से खुद को नहीं रोक सका, जब तक कि अंततः उसने स्काई पॉइजन पल से अपनी चेतना वापस नहीं ले ली। अंधेरे में युवा लड़की धीरे धीरे हिली। उसने अपनी रंग बिरंगी आंखें खोली और उसके चारों ओर नीदरलैंड के ओडुम्ब्रा फूलों का एक खेत था जो चमकदार बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। वह उस बैंगनी अंडरवर्ल्ड की रोशनी में डूबी हुई थी और यहाँ तक कि उसके लंबे चांदी के बालों ने भी बैंगनी चमक प्राप्त कर ली थी। उसने जल्दी से चारों ओर देखने से पहले अपनी आंखें झपकाईं, जैसे कि वह उत्सुकता से कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसी समय वह आवाज जो वह सुनना चाहती थी उसके कानों में पड़ी, तुम ऊपर हो। युन चे ने उसके पास बैठते हुए एक फीकी मुस्कान दी। युवा लड़की की रंगीन आंखें उससे बिना पलक झपकाए घूर रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले देखती थी। युन चे ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये नेदरवर्ल्ड ओडुम्बरा फूल आपके ठीक होने में मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनमें से कुछ को तोड़ लिया और उन्हें यहाँ ले आया। मुझे नहीं पता कि आप बुरा मानेंगी या नहीं। युवा लड़की की रंगीन आंखें थोड़ी हिल गईं। वह खड़ी हुई और अपनी नाजुक उंगली हवा में हिलाई। उसके बाद नेदरवर्ल्ड ओडुम्बरा फूलों की पंखुड़ियां जो उसे घेरे हुए थीं, धीरे से हवा में उठी और वापस नेदरवर्ल्ड ओडुम्बरा फूलों के समुद्र में उड़ गईं। जैसे ही युन चे ने आश्चर्य से देखा, उसने जो फूल की पंखुड़ियां तोड़ी थीं, वे वास्तव में उनके तनों में चिपक गईं और एक बार फिर पूरे नीदरलैंड ओडुम्बरा फूल बन गईं। युन चे इससे पूरी तरह स्तब्ध रह गया। युवा लड़की ने अपनी उंगली नीचे कर ली और सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया, और वह चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से युन चे के सामने बेहतरीन जेड से बनी एक सुंदर नक्काशीदार चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह बैठ गई। चाहे वह पहली बार आया हो या इस बार, लड़की की निगाहें उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। युन चे उस नजर के पीछे के अर्थ को समझने में असमर्थ था, लेकिन वह उसके प्रति महसूस की गई आत्मीयता को समझ सकता था। यह विशेष रूप से सच था जब वह अभी अभी उठी थी, उसने एक नाटक में अभिनय किया था। उसे ढूंढने के लिए स्पष्ट रूप से व्याकुलतापूर्ण ढंग से। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस जगह पर बहुत अकेली थी, इसलिए वह अन्य लोगों का साथ चाहती थी, या ये विशेष रूप से मेरे कारण था? वह वास्तव में हागा को फिर से बुला सकती है। वह काली रोशनी, वो तलवार का निशान, और हागा जो मूल रूप से खो गया था, अब उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया गया था। वास्तव में क्या चल रहा था? उसकी पहचान, वह अंधेरा बीज जो उसने उसे आखिरी बार दिया था, और ऐसी दुनिया में उसके अस्तित्व का कारण।
आपका अस्तित्व हमेशा से ही अतुलनीय रूप से रहस्यमय और विचित्र रहा है। उसके आसपास बहुत सारे रहस्य और पहेलियां थीं, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, और उसके लिए अभिव्यक्ति के सबसे बुनियादी रूपों को भी बनाना असाधारण रूप से कठिन था, इसलिए उसे कोई भी उत्तर नहीं मिल सका। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में यूचे पूरी तरह से आश्वस्त था, और वह ये था, ये निश्चित रूप से संयोग नहीं था कि उसने शुरू में सोचा था कि वह और हागा बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। आप मेरे लिए हागा को वापस लाने के लिए धन्यवाद। युन चे नीचे बैठ गया और अपने सामने लड़की की ओर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे उसके प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सोचने के बाद उसने उससे एक सवाल पूछने का फैसला किया, आप हागा को निश्चित रूप से जानती हैं? सही है, पिछली बार भी उन्होंने यही सवाल पूछा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह थी या होंगर, दोनों ने ही ना कहा था। और इस बार आपने अभी भी उसका सिर हिलाया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे काफी देर तक इससे परेशान रही। पिछली बार हागा उसके सम्मान के बिना उपस्थित हुई थी और उसने अचानक यूया के सामने अपनी आंखें निकालकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने उससे ये भी कहा था कि वह नहीं जानती कि वह क्यों रो रही थी, और वह ये भी नहीं जानती थी कि आप कौन थे। और इस बार काले रंग की तलवार का निशान और हागा की वापसी निस्संदेह युवा के कारण हुई थी। फिर भी युवा को अभी भी नहीं पता था कि हागा कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब किसी प्रकार की सहज प्रवृत्ति के कारण हुआ हो जिसे उन दोनों ने नहीं समझा? ये ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू चे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आप अभी बहुत देर तक सोए हैं, इसलिए आपको अभी बहुत कमजोरी महसूस हो रही होगी। आपको नीदरलैंड के उदुम्ब्रा फूलों के उस समुद्र में एक अच्छा आराम करना चाहिए जो आपको बहुत पसंद है। आपके आत्मिक शरीर को निश्चित रूप से कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय जैस्मिन ने उससे एक से अधिक बार कहा था कि यदि किसी के आध्यात्मिक शरीर को क्षति पहुंचती है, तो उसकी मरम्मत करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है। एक बार जब उसने ये शब्द कहे, तो उसने देखा कि एक युवा लड़की उत्सुकता से उसके वस्त्र के कोने को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे की आवाज और भी नर्म हो गई और उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अक्सर तुमसे मिलने आऊंगा। मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलने आऊंगा तो पिछली बार जितना समय नहीं लगेगा। मन, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? अब से मैं हर महीने आपसे मिलने आऊंगा, क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि उसने अंत में अपना सिर बहुत धीरे से हिलाया, यूएर की रंगीन आंखें उसे बिना पलक झपकाए देखती रहीं। ये बहुत बुरा है कि आप ये जगह नहीं छोड़ सकते, अन्यथा मैं वास्तव में तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं ताकि मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल कर सकूं, यू चे ने कहा और अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी छवि को छुआ। ये शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे, और ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि आपने उसे और हागा को बचाया था। यह अंतरंगता की अत्यंत स्पष्ट और वर्णन करने में कठिन भावना और उसकी रक्षा करने की इच्छा के कारण और भी अधिक था। यूएस से विदाई लेने के बाद युन चे अंधेरे की इस दुनिया से सीधे निकल पड़ा। उसने अंधेरे की दुनिया छोड़ दी, क्लाउड एंड एबिस को छोड़ दिया और प्रकाश की किरण के नीचे क्लाउड एंड क्लिफ के किनारे लौट आया, कुछ ऐसा जो उसने कुछ समय से नहीं देखा था। गहरे जानवरों की दहाड़ और दंगाए आभा ने उसका स्वागत किया, और हवा खून की हल्की मुस्कान से भी रंगी हुई थी। वर्तमान एजियोर क्लाउड महाद्वीप शायद क्लाउड एंड एबिस के निचले भाग में अंधेरे की दुनिया से भी अधिक भयानक था। युन चे ने तुरंत नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी दिव्य भावना को जारी किया और उसे सभी दिशाओं में फैलने की अनुमति दी। लंबे समय तक मौन रहने के बाद वह अंततः आसमान की ओर चला गया। उसका शरीर शुद्ध सफेद गहन रोशनी से चमक रहा था जो पल पल सघन होता जा रहा था। मास्टर, क्या आप इस स्थान को शुद्ध करने जा रहे हैं? हे लिंग ने पूछा, उसकी आवाज बेचैनी से भरी थी।
क्योंकि वह जानती थी कि प्रकाश गहन ऊर्जा जैसी अद्वितीय शक्ति को प्रकट करने से उजागर होने का जोखिम होगा। हालांकि यूचे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आसपास ईश्वर क्षेत्र के लोगों के होने की संभावना बेहद कम थी। परिणाम पता चलने पर यह बहुत गंभीर होगा। परिणाम स्वरूप उसे कोई संभावित जोखिम लेने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। युन चे ने शांति से कहा, आखिरकार मैंने इस जगह पर अपना पूरा जीवन बिताया है, इसलिए भले ही मुझे वास्तव में इस जगह से कोई लगाव नहीं है, मैं यूं ही बेकार बैठकर कुछ नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति का दायरा कम कर दूंगा और इस जगह को टुकड़े टुकड़े करके साफ कर दूंगा। भले ही मैं इस समस्या की जड़ को हल नहीं कर सकता और यह शांति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसे एज्योर क्लाउड महाद्वीप के लिए मेरे द्वारा किया जाने वाला आखिरी काम माना जा सकता है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, हल्की गहन ऊर्जा पहले से ही ऊपर से बिखर रही थी, इस महाद्वीप पर बरस रही थी जो पहले से ही एक आपदा क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने शुद्धिकरण के दायरे को कम करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने कभी भी दिव्य आभा या प्रकाश गहन ऊर्जा जारी नहीं की जो बहुत तीव्र थी। वह एज्योर क्लाउड महाद्वीप के आसमान में चमकता रहा, हवा के माध्यम से टेलीपोर्ट करता रहा और अपनी प्रकाश गहन ऊर्जा को दसियों बार जारी करता रहा, इससे पहले कि वह अंततः पूरे एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर प्रकाश गहन ऊर्जा बिखेरने में कामयाब हो गया। इसमें एज्योर क्लाउड महाद्वीप के आसपास के समुद्र भी शामिल थे। एक बार जब उसने ये सभी चीजें करना समाप्त कर लिया, तो यू चे के दिल को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। इसे उस अधिकांश रक्त ऋण का भुगतान माना जा सकता है जो उसने इतने वर्षों पहले इस स्थान पर किया था। भले ही एज्योर क्लाउड महाद्वीप का समय चक्र संसार के दर्पण के कारण विकृत हो गया था, जिससे कि वे रक्त ऋण भी मिट गए थे क्योंकि वे ऐसी चीजें बन गए थे जो अभी तक घटित नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें केवल एज्योर क्लाउड महाद्वीप के लिए मिटा दिया गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे यू चे के दिल से कभी नहीं मिटाया जा सकता था। गहरे जानवरों की दहाड़ें स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो गई थी और हवा में कंपन करने वाली दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भी स्पष्ट रूप से कम हो गई थी। युन चे यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि आज के बाद एज्योर क्लाउड महाद्वीप का क्या होगा। हालांकि अगली बार जब वह यू एयर से मिलने आएगा तो हो सकता है कि वह उस जगह को एक बार फिर से साफ कर दे। ये सब काम करने के बाद यू चे पश्चिम की ओर मुड़ गया और इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस समय जैसे ही हागा की अति सुंदर और खूबसूरत आकृति उसके सामने प्रकट हुई, प्रकाश की एक लाल चमक अचानक उसके सामने आ गई। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने एक लंबी जम्हाई ली और साथ ही अपनी छोटी कमर को भी जोर से खींचते हुए कहा, ओ वाह, भूख लगी है। मैं वास्तव में भूखा हूँ मास्टर, मैं भूख से मरने वाला हूँ, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। गुरगल। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके पेट ने अतुलनीय समन्वय के साथ जोर से आवाज की। होंगर। उसके जीवंत रूप को देखकर और उस मधुर और अलौकिक आवाज को सुनकर जो उससे बहुत परिचित थी, यू चे के दिल में भावना की बड़ी लहरें उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत धीरे से उसे अपने आलिंगन में भर लिया। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई, मैंने सोचा भी था। इससे पहले कि वह अपना मार्मिक भाषण समाप्त कर पाता, होंगर पहले ही हुश के साथ उसके आलिंगन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर चुका था। उसके दोनों हाथों ने उसके पेट को रगड़ दिया क्योंकि वह एक प्यारी सी लेकिन असंतुष्ट आवाज में रोया, बुयुयुयु। मैं पहले से ही मौत के घाट उतारने वाला हूँ, लेकिन आप अभी भी मुझे गले लगाना चाहते हैं। जल्दी करो और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू चे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल के कुछ छोटे टुकड़े उठाए और इससे पहले कि वह उसे हागा को दे पाता, उसकी आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमक उठी और पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल के वे टुकड़े पहले ही उसके हाथ में आ चुके थे। उसने उन क्रिस्टलों को अपने मुंह में इस तरह भर लिया जैसे वे जेली बीन्स हो, और वह जोर से क्रंचिंग ध्वनि के साथ उन्हें काटती रही।
यू चे ने एक लंबी तलवार निकाली जो बर्फीली ठंडी आभा छोड़ रही थी। इस बार यू चे को तलवार का शरीर ठीक से देखने को भी नहीं मिला क्योंकि होंगर ने भयावह गति से उसे छीन लिया। उसके नुकीले छोटे कुत्ते सीधे तलवार के ब्लेड में घुस गए और कर्कश आवाज के साथ मूल रूप से बर्फीले और ठंडे शरीर में दांतों के निशान से घिरी एक मुंह के आकार की जगह दिखाई दी। निर्दोष तलवार। युन चे को बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी, लेकिन अगर यह कोई और होता तो वे इससे इतने चौंक जाते कि उनके जबड़े जमीन पर लटक जाते। हागा ने उस बर्फीली तलवार को गले से लगा लिया और उसे बेतहाशा कुतरने लगी। उसके चेहरे पर अत्यंत आनंद और संतुष्टि के भाव छा गए। उसने उस समय का भी उल्लेख नहीं किया जब वह निष्क्रिय हो गई थी। युन चे एक तरफ खड़ा रहा और चुपचाप उसे देखता रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह पूरी तलवार नहीं खा गई और उसके छोटे पेट को थपथपाया। पेट जो मुश्किल से उभरा हुआ था, अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ बोलने से पहले संतुष्टि में बोला, होंग, क्या तुम इतने समय से सो रही हो? बेशक मैं। हागा ने जीवंत और उत्साही तरीके से बोलते हुए डकार ली, हागा का पसंदीदा शगल सोना है। यू चे ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भूल गई हो। इससे पहले जो कुछ भी हुआ था ठीक है। बोलते हुए हागा की सिंदूरी आंखें झपकने लगी। मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं? इसे समझना वाकई मुश्किल है। अर्थात स्टार गॉड दायरे में जब मुझे दूसरों ने मार डाला था तब तुम भी मेरे पीछे पीछे आए थे। क्या तुम सचमुच सब कुछ भूल गए हो? यू चे ने उसकी जांच की। हे लिंग के जागने के बाद उसने उससे गले लगा लिया था और अपनी उत्तेजना और लंबे समय तक बने रहने वाले डर के कारण जोर जोर से रोने लगी थी। लेकिन हागा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस मामले में शामिल ही नहीं था। खूनी नरक। ओह, बेशक मैं नहीं भूला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर की तरह मूर्ख हूँ। होंगर ने अपना छोटा सिर झुकाते हुए प्रसन्नता से कहा, लेकिन अभी मास्टर ठीक है और होंगर भी ठीक है। मैंने भी भरपेट खाना खा लिया है, इसलिए सब कुछ पहले से ठीक है। क्या कुछ और भी है जिसका मास्टर उल्लेख करना चाहते हैं? %. यही वह क्षण था जब युनचे को याद आया कि हागा की सोच और सोचने का तरीका कभी भी एक सामान्य इंसान के समान नहीं था। उसने बहुत ही शक्तिहीन तरीके से कहा, फिर उस दिन जब तुम जोर जोर से चिल्लाए और चिल्लाए कि जब तक मैं तुम्हारा स्वामी सुरक्षित और स्वस्थ रहूंगा, तुम अब से आज्ञाकारी रहोगे, तुम मेरी हर बात सुनोगे। तुमसे कहा था, तुम अब स्वेच्छाचारी नहीं रहोगे और न ही बिना सोचे समझे नखरे दिखाओगे। मन्नम, तुम निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं भूले हो, है ना? इससे पहले कि उसकी भौहें उसके चेहरे पर झुकती, हागा ने अपनी उंगलियां चबल ली। क्योंकि मैं अभी बहुत भूखी थी, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। ही मुझे पता था ये होगा। युन चे ने बेबसी से अपने दांत पीस लिए। ओह, ये सही है, मेरे पास एक रहस्य है जो मुझे मास्टर को बताना है। हागा की भौहें झुक गईं और उसके कोमल और पाउडर युक्त चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। वास्तव में लंबे समय तक सोने के बाद ऐसा लगता है कि हागा मास्टर को और भी अधिक पसंद करने लगी है। उसका शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया और उसने उस मुंह का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल उसने अभी अभी तलवार खाने के लिए किया था। एक ऐसा मुंह जिसके होंठ असामान्य रूप से मुलायम थे, जबरदस्ती उसके चेहरे पर चोंच मारने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद वह हंसते हुए लाल रोशनी की किरण में बदल गई और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर पड़े तलवार के निशान में गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे उसके बाद अपने गाल को छूने से खुद को नहीं रोक सका और फिर उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, आह, ये छोटी लड़की, उसने ये किससे सीखा? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1400 ईश्वरीय बालक का विश्व में प्रवेश। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एज्योर क्लाउड महाद्वीप की इस यात्रा के दौरान उनके मूल रूप से 2 लक्ष्य थे। पहला था एयर का दौरा करना और दूसरा था गहन जानवरों के उत्पात का कारण खोजने का प्रयास करना। पूर्व के संबंध में वह न केवल आपसे मिल सका बल्कि उससे एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी मिला।
जहां तक बात की बात है, इससे उसे और भी अधिक विश्वास हो गया कि क्लाउड एंड एबिस से बाहर निकलने वाली शैतानी ऊर्जा गहन पशु हिंसा का स्रोत नहीं थी। इस प्रकार सभी संभावनाएं एक ही दिशा में इंगित की गईं। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटने के बाद, क्योंकि हागर वापस आ गया था, यूचे का मूड उसके जाने से पहले की तुलना में बहुत बेहतर था। वह गहरे आकाश महाद्वीप के ऊपर हवा में खड़ा था, क्योंकि उसकी जारी दिव्य भावना तुरंत हर एक व्यक्ति की आभा में बंद हो गई थी। उसके बाद उसकी भौहें ऊपर की ओर झुक गई, क्योंकि उसके होठों का कोना पीछे की ओर हो गया और उसने एक निश्चित दिशा में सीधा निशाना लगाया। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, जियो परिवार। युन चे ने अपना काफी बड़ा समय जियो परिवार में और सबसे अधिक समय बिताया। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि जियोली को ये जगह बहुत पसंद थी। जियो लिंगशी भी स्वाभाविक रूप से उसका साथ देने के लिए उसके पास रुका था। यू चे मूल रूप से जियोली को अद्वितीय शक्ति और उससे भी लंबी उम्र देने के लिए दिव्य जीवन जल की एक बूंद देना चाहते थे। हालांकि जब जियोली को इस प्रलोभन का सामना करना पड़ा कि ईश्वर क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया और उनकी अस्वीकृति अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। अंत में उन्होंने युनचे से यह कहा, यदि तुम्हें वास्तव में इसे मुझे देना ही है, तो इसे मेरी ओर से योनगन को दे दो। युनचे ने अब उसे मनाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने जियो लाई से गंभीरता से वादा किया कि एक बार जियो योनगान वयस्क हो जाएगा, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे जीवन के दिव्य जल की वह बूंद देगा। युनचे के लिए ये केवल जियो लाई के कारण नहीं था, यह उनके परिवार के लिए मामूली पुनर्भुगतान का एक रूप भी था। जियो परिवार में लौटने पर युनचे ने अपनी पहली नजर से जियो लिंगजी की जासूसी की। वह अभी भी वही साधारण जेड वस्त्र पहनती थी और भले ही वह जीवन के दिव्य जल के कारण एक ही दिन में दिव्य मार्ग में प्रवेश कर गई थी, केवल एक चीज जो उसके बारे में वास्तव में बदल गई थी वह थी उसकी आभा। उसके अंदर कभी भी गहरे रास्ते पर आगे बढ़ने की बहुत प्रबल इच्छा नहीं थी, और जब वह छोटी लड़की थी तो उसने कड़वाहट से खेती की थी। इसका कारण ये था कि वह कमजोर और दुर्बल युनचे की रक्षा कर सके। जियो लिंगजी की पतली और नाजुक आकृति को देखकर उसके शरीर की छवि, एक ऐसा शरीर जो किसी भी कीमती पत्थर से भी अधिक चमकदार था, उसके मस्तिष्क में तैरने लगी। यू चे के गले से भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई, इससे पहले कि वह तेजी से ऊपर से झपट्टा मारता और जियो लिंगशी को मोटे तौर पर अपने आलिंगन में ले लेता, जिससे वह चिल्लाने लगती, ली, लिटिल चे। उसकी आंखों में घबराहट भर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे। युनचे ने जियो लिंगशी को अपनी बाहों में लेकर कमरे में प्रवेश करते हुए एक कामुक हंसी निकाली। इससे पहले मैंने अपनी सारी गहरी ताकत खो दी थी और शायद इसीलिए कुछ अजीब खराबी हुई मेरे शरीर में। लेकिन आज तुम फिर कभी भागने की बात भूल सकते हो। टकराना। कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और अंदर से कपड़ों के जोर से फटने की आवाजें आईं। इस शोर के साथ जियो लिंगशी की घबराई हुई और शर्मीली कराहें भी मिश्रित थी। 10 सांसों के बाद युनचे लंगड़ाते और पिछले कदमों से कमरे से बाहर चला गया। उसका चेहरा धातु के बर्तन के तले के समान काला था, क्योंकि वह आकाश की ओर देख रहा था और बहुत जोर से सांस छोड़ रहा था। समय बीतता गया और यूचे को ब्लू पोल स्टार पर वापस लौटे पूरे 2 साल बीत गए। ईश्वर क्षेत्र में उसका नाम अभी भी पृष्ठभूमि में फीका नहीं पड़ा था। इसके विपरीत पूर्वी दिव्य क्षेत्र में होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के कारण एक बार फिर इसका उल्लेख बड़ी आवृत्ति के साथ किया जा रहा था। शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र जो 3 वर्षों तक सील रहा था, अंततः फिर से खुलने वाला था। 3 साल पहले स्वर्ग में चुने गए बच्चों ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सारी आशाओं को वहन किया था, क्योंकि उन्होंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। अब वे सभी एक बार फिर पूर्वी दिव्य क्षेत्र की धरती पर लौट आए थे और उन्होंने एक बार फिर अनगिनत लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था। 3 साल पहले युवा पीढ़ी से चुने गए हजारों लोगों में से एक को भी गौरवशाली प्रतिभा नहीं माना गया था। इसके अलावा अब जब उन्होंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के अंदर 3000 वर्षों का अनुभव किया था, तो उनमें से हर एक निस्संदेह पूर्ण और समग्र परिवर्तन से गुजर चुका था।
यह विशेष रूप से गॉड चिल्ड्रेन के लिए सच था जिन्होंने एक समय दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हर एक व्यक्ति ये देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि नए लौटे गॉड चिल्ड्रेन अब किस प्रकार की दिव्य रोशनी बिखेरेंगे। और जो परिणाम उन्हें प्राप्त हुए थे, उन्होंने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से उथल पुथल में डाल दिया था। ये कतई निराशा की चीखें नहीं थी। इसके बजाय जो गूंज रहा था वह अविश्वास की अनगिनत दहाड़ें थी। उस दिन विशाल पूर्वी दिव्य क्षेत्र के आसमान में एक बड़ा तूफान आया। यह तूफान इस कोलाहल से उत्पन्न ध्वनि की अत्यधिक भयानक तरंगों के कारण उत्पन्न हुआ था और बहुत देर तक शांत नहीं हुआ। ड्रैगन गॉड क्षेत्र, संसार की निषिद्ध भूमि। यूचे को ये जगह छोड़े हुए भी 2 साल हो चुके थे। माँ, मैं पहले ही जान चुका हूँ कि जाति क्या है। क्या सचमुच हमारी जाति है सबसे मजबूत? वह युवा और कोमल आवाज और भी तेज और कानों को अधिक आनंददायक हो गई थी। इसमें अब वह तीक्ष्णता नहीं रही जो पहले थी, जिसके कारण कुछ से अधिक पक्षी प्रतिक्रिया में धीरे धीरे चिल्लाने लगे। शेन शी ने आवाज का उत्तर दिया, इस वर्तमान युग में ड्रैगन सभी जीवित प्राणियों पर शासन करता है और ड्रैगन देवताओं के रूप में हम ड्रैगन जाति के बीच रॉयल्टी है। हम वास्तव में वर्तमान दुनिया में एक मजबूत जाति है। तो फिर पापा भी तो बहुत ताकतवर होंगे ना? शेन शी ने सिर हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दी, तुम्हारे पिता कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो ड्रैगन गॉड कबीले से हैं, वह एक इंसान है। लेकिन हम दोनों के अलावा वह ड्रैगन जाति के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में ड्रैगन भगवान कहलाने के लिए अधिक योग्य है। माँ, ऐसा लगता है कि मुझे आपकी अभी कही गई एक भी बात समझ नहीं आई। तुम्हें अभी इसे समझने की जरूरत नहीं है। आप इसे तभी समझ पाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। ये एक बार जब मैं बड़ा हो गया फिर से है। इस युवा और कोमल आवाज में एक चाहत सुनी जा सकती थी। अभी भी 7 साल बाकी हैं, ये बहुत लंबा है और यह उतना तेज नहीं लगता जितना माँ ने कहा था। इसके अलावा इतना समय हो जाने के बावजूद पिता अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। माँ, क्या पिताजी आपसे प्यार नहीं करते? शेन शी के दिव्य चेहरे पर आश्चर्य की हल्की सी झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे शेन शी बहुत हैरान थी कि वह इतनी जल्दी समझ जाएगी कि उस शब्द का क्या मतलब है और यहाँ तक कि उसे सामने भी लाएगी। थोड़ी देर की झिझक के बाद वह धीरे से बोली, क्या आप जानते हैं कि प्यार शब्द का क्या अर्थ है? ही शेन शी के कानों में एक मनमोहक हंसी गूंजी। ओह, मैंने वास्तव में अभी सीखा कि यह क्या था। मैं जानता था कि जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे तभी वे पति पत्नी बनेंगे और पति पत्नी बनने के बाद ही उनके बच्चे होंगे और वे माता पिता बनेंगे। तो माता और पिता निश्चित रूप से एक ही हैं, है ना? शेन शी के चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कान तैर गई, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाती। नश्वर क्षेत्र में अधिकांश भाग में ऐसा ही होता है। हालांकि तुम्हारे पिता और मैं अलग हैं। हम पति पत्नी नहीं हैं और हम प्यार भी नहीं बांटते जैसा आप समझते हैं। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हादसे थे। हम दोनों के बीच का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जहां प्रत्येक पक्ष को वह मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। आश्चर्य की वह धीमी चीख एक बार फिर गूंज उठी क्योंकि वह एक बार फिर अपनी माँ के शब्दों को समझ नहीं पाए। तुम्हारे पिता इस ब्रह्मांड में सबसे अनोखे व्यक्ति हैं, शेन शी ने धीरे से कहा। मूल रूप से माँ को बहुत लंबे समय तक यहाँ फंसे रहना चाहिए था, लेकिन आपके पिता के कारण 7 छोटे वर्षों में मैं इस जगह को छोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा और आपको जन्म लेने की अनुमति दूंगा। और जो मैंने तुम्हारे पिता को दिया वह और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति थी। बेशक वह अच्छी तरह से जानती थी कि यूचे उसके शरीर से बेहद रोमांचित थी। शक्ति की तुलना में उसका शरीर कुछ ऐसा था जो उसकी जरूरतों के लिए अधिक उपयुक्त था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह स्वाभाविक रूप से ऐसी बात नहीं कह सकती थी। उसने वास्तव में यूनचे का उपयोग किया था, इसलिए उसने उसे जो भी मुआवजा दे सकती थी वह दिया था। फिर क्या माँ मुझे पिताजी से मिलने के लिए ले आएंगी? युवा और कोमल आवाज छोटी हो गई क्योंकि वह चिंता से ग्रस्त हो गई थी। बेशक ये कुछ ऐसा है जिसका माँ ने आपसे वादा किया है,
शेनशी ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, हालांकि माँ को नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। वह निश्चित रूप से अभी भी जीवित है, हमारे आने का इंतजार कर रही है, उसे खोजो। पिता माँ से प्यार नहीं करते तो क्या पिता अब भी मुझसे प्यार करेंगे? आवाज और भी छोटी हो गई क्योंकि उसमें चिंता और व्यग्रता भरी हुई थी जो उसकी उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। बेशक वह करेगा। जैसे ही उसने युनचे के बारे में सोचा जो उस दिन किसी भी कीमत पर स्टार गॉड दायरे की ओर भागना चाहता था, शेनशी ने धीरे से आवाज दी, वह तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार होगा, भले ही उसे पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना पड़े, क्योंकि तुम केवल माँ की बेटी ही नहीं, उनकी भी बेटी हो। समसारा की निषिद्ध भूमि के भीतर फूलों की घाटी में एक धीमी और फीकी आवाज गूंज उठी, जो बहुत जल्दी खामोशी में बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जगह का हर एक पौधा और फूल उस मेहमान से असाधारण रूप से परिचित था जो अभी आया था। एक हल्की हवा चली और वह स्वप्निल सफेद रोशनी एक बार फिर शेनशी के शरीर पर छा गई। इसके तुरंत बाद ड्रैगन मोनाक आसमान से उतरा और शेनशी के सामने खड़ा हो गया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जो वह केवल इस जगह का प्रदर्शन उसके चेहरे पर फैल गया। जैसे ही उसने अपनी नजर उसके चेहरे पर घुमाई, शेनशी ने धीमे और नपे तुले स्वर में कहा, तुम्हारे ऊपर यात्रा की धूल है, इसलिए तुम्हें पूर्वी दिव्य क्षेत्र से वापस लंबी यात्रा करनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से कुछ बड़ा हुआ है। वास्तव में कुछ बड़ा हुआ था, ड्रैगन मोनाक ने उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। 3 साल पहले ईस्टर्न डिवाइन रीजन ने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के माध्यम से 1000 युवाओं का चयन किया था। इन सभी युवाओं ने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में अपनी साधना पूरी कर ली है और दुनिया में लौट आए हैं। वास्तव में समय आ गया है, शेनशी ने कहा। परिणाम कैसे थे? अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्ष। ये बिल्कुल पूर्वी दिव्य क्षेत्र का एक बड़ा मामला नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिस पर संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र ध्यान दे रहा था। परिणाम बेहद आश्चर्यजनक थे। ड्रैगन मोनाक के लिए ऐसी बात कहने का मतलब ये भी था कि वह खुद भी नतीजों से वाकई हैरान रह गए थे। ये वास्तव में 19 दिव्य मास्टर्स का उत्पादन करने में कामयाब रहा। बाकी लोगों में 700 से अधिक दिव्य संप्रभु लोग थे। उनमें से केवल 200 से कुछ अधिक लोग दिव्य राजा क्षेत्र में फंस गए थे और वहां से निकलने में असमर्थ थे। ड्रैगन मोनाक ने अभी जिन संख्याओं का वर्णन किया था वे बिल्कुल अद्वितीय, दुनिया को हिला देने वाली संख्याएं थीं। यहाँ तक कि प्राइमल कैस के सर्वोच्च शासक के रूप में जब उन्होंने पहली बार उन संख्याओं को सुना था तो वे भी बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन शेनशी की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था मानो ये खबर उसके लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। वह शाश्वत स्वर्ग मोती की दुनिया थी। शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्ष बिल्कुल केवल 3000 वर्ष नहीं है जिन्हें यूं ही छोटा कर दिया गया है। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के भीतर मौजूद आभा का स्तर बेहद ऊंचा है और जब ईश्वर क्षेत्र की तुलना की जाती है तो यह ईश्वर क्षेत्र और निचले क्षेत्रों के बीच अंतर जैसा है। परिणाम स्वरूप किसी की गहन शक्ति को बढ़ाना और बाधाओं को तोड़ना बाहरी दुनिया की तुलना में शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बहुत आसान है। शेनशी की आवाज एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसने कुछ सोचा हो। लेकिन उसके बाद उसने केवल एक हल्की आह भरी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसके साथ शाश्वत स्वर्ग मोती ने वास्तव में अपनी सारी दिव्य शक्ति समाप्त कर दी है। कोई भी सितारा क्षेत्र इस प्रकार की अद्वितीय दिव्य शक्ति का उपयोग केवल अपने ऊपर ही करेगा यदि उनके पास यह है। वे निश्चित रूप से किसी बाहरी व्यक्ति को इसका उपयोग करने देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसलिए इसे दूसरों पर इतने सहज तरीके से उपयोग करना, 3 दिव्य क्षेत्रों के भीतर केवल शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ही इतना व्यापक दिमाग वाला और उदार होगा। वास्तव में यह एक बिंदु था जिस पर ड्रैगन मोनाक ने भी गहराई से विश्वास किया था। ये सिर्फ इतना है कि हमने जो नव जन्मी लड़ाकू शक्ति प्राप्त की है वह पिछले किसी भी अनुमान से कहीं अधिक है। फिर भी यह उस शक्ति की भरपाई करने में बहुत कम है जो हमने आपदा के दौरान खो दी थी। दुष्ट शिशु, यदि क्रिम्सन आपदा जिसके बारे में पूरा पूर्वी दिव्य क्षेत्र चिंतित है वास्तव में भड़क उठे तो मुझे डर है कि ये सब समुद्र में पानी की एक बूंद के समान है।
शेन शी की नजर उसकी ओर घूम गई और उसने धीरे से कहा, शायद शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र ने इस उम्मीद में ऐसा किया था कि वह एक ऐसी आकृति उत्पन्न करने में सक्षम होगा जो चमत्कार को जन्म दे सकती है, जैसे यू चे। उन शब्दों के कारण ड्रैगन मोनाक की आंखें बुरी तरह कांपने लगी, इससे पहले कि उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तव में युनचे वास्तव में चमत्कार शब्द के योग्य था। हालांकि ये केवल अफसोस की बात थी कि वह ऐसा व्यक्ति बन गया जो अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ था, और यहाँ तक कि उस दुष्ट शिशु की विपत्ति के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। इन लोगों में से उच्चतम साधना स्तर प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस लोक तक पहुंच गया? शेन शी ने पूछा। 7वें स्तर के दिव्य गुरु, ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन शी ने तुरंत बगल की ओर देखा और उस सफेद रोशनी के नीचे उन खूबसूरत आंखों में एक गहरा आश्चर्य स्पष्ट रूप से झलक रहा था। आपने गलत नहीं सुना। शेन शी की प्रतिक्रिया से ड्रैगन मोनाक थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मैंने वास्तव में 7वें स्तर के दिव्य मास्टर शब्द कहे थे। राजा के दायरे के भीतर अद्वितीय विरासतों के बाहर 3000 वर्ष पुराने 7वें स्तर के दिव्य गुरु वास्तव में पूरे इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके अलावा उनमें से 2 हैं। शेन शी। फिलहाल पूर्वी दिव्य क्षेत्र इस मामले के कारण लगातार उथल पुथल कर रहा है। ड्रैगन मोनाक ने आगे कहा, उस समय जब मैं सम्मानित भगवान युद्ध देखने के लिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र में गया था, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने एक बार कहा था कि इस पीढ़ी में कई असामान्य प्रतिभाएं थीं जिन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये बहुत संभव है कि ये प्रतिभाएं आपदा के जवाब में पैदा हुई। उन्होंने जो अन्य बातें कही, उनमें से कई ने मुझे भी यह एहसास दिलाया। उनके दिमाग में क्रिम्सन आपदा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो सकती है, ये कुछ ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से घटित होगी। दुष्ट शिशु आपदा के अलावा जो पहले ही भड़क चुकी है। शायद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा बोले गए आपदा के जवाब में पैदा हुए शब्द वास्तव में झूठे नहीं हैं। अगर वह दिन सचमुच आता है, शेन शी ने धीमी आवाज में कहा, अपनी पूरी ताकत से पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सहायता करना याद रखें। आपको निश्चित रूप से प्रतीक्षा करो और देखो का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। मैं समझता हूँ। ड्रैगन मोनाक ने शेन शी की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया और अतुलनीय गंभीर आवाज में कहा, चिंता मत करो, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही यह आपदा वास्तव में पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में फैल जाए, मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा इस जगह की शांति और शांति को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज को अनुमति दे। शेन शी ने उन शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से उत्तर दिया, पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, और परिणामस्वरूप आपको मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। ड्रैगन सम्राट के रूप में आपको इन महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए इससे पहले कि सब कुछ तय हो जाए, तुम्हें इतनी बार यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। एमेन। ड्रैगन मोनाक ने अपना सिर हिलाया। भले ही वह ड्रैगन देवताओं का सम्राट और प्राइमल कैस का सर्वोच्च शासक था, वह एक जूनियर से ज्यादा कुछ नहीं लगता था जो शेन शी के सामने होने पर कर्तव्यपूर्वक निर्देश प्राप्त करता था। वह घूमा और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा धीरे धीरे प्रसारित हुई और वह आसमान की ओर ले जाने वाला था, उसकी ड्रैगन आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और वह अचानक घूम गया और दहाड़ते हुए बोला, वहां कौन है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।